नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास होगी हम लोगों की सीडीपी की, ठीक है। और यह सीडीपी की क्लास, यह जो प्रश्न है आपका सीडीपी का, यह प्रश्न 9 जनवरी 2023 को आपका सीटेट की एग्ज़ाम में सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आज की क्लास होगी आपका प्रीवियस ईयर की क्लास होगी, जो कि सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था आपका एग्ज़ाम में 9 जनवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में। सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी होती है, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है सीडीपी का, यह प्रश्न आपका पूछा गया था कब? 9 जनवरी 2023 को। हम आपके लिए लगातार 2011 से आज 2023 तक, यानी आज हमारा वर्ष 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे शुरुआत करेंगे। हम 2011 से लगातार 2023 तक हम पहुंच चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो आप वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उतना ही को पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सीटेट के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन देखने को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने से क्वेश्चंस की लेवल की जानकारी आपको होगी, क्वेश्चंस किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, ये सब की आपकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। हम आपके लिए लगातार क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, और हम वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं अपने चैनल पर जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम ऐसे ही फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर नहीं आता हूं। हम एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हम आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर आता हूं, ठीक है। तो आज हमारा होगा वर्ष 2023 में जो आपका सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था, वो सभी प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि सीडीपी में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट में, ठीक है। तो उन सभी 30 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वर्ष 2023 में, उस सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सीटेट पेपर 1 9 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुआ था आपका सीटेट का, उसमें पेपर 1 से सीडीपी में जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए प्रश्न कहता है आपके सामने, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए विकास जो है आपका आनुवांशिकता से भी प्रभावित होती है, शिक्षा से भी प्रभावित होती है, संस्कृति से भी प्रभावित होती है, और समाज की नीतियों से भी प्रभावित होती है। तो इन सभी से बाल विकास के क्षेत्र प्रभावित होता है। तो बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो इन सभी से प्रभावित होता है। कौन कौन चीज़ से? तो आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से,
समाज की नीतियों से। ये सभी क्या है, विकास, बाल विकास का क्षेत्र है और ये सभी क्षेत्र जो है आपका प्रभावित होता है। ठीक है, इन सभी से क्या होता है, आपका बाल विकास का क्षेत्र जो है ना प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से भी, शिक्षा से भी, संस्कृति से भी और समाज की नीतियों से भी। ये सभी चीज़ से बाल विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों का जो विकास है यह व्यवस्थित रूप से होता है। ठीक है, बच्चों का विकास किस रूप में होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। ठीक है, बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है लेकिन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक या संस्था डैश है और द्वितीयक कारक या संस्था डैश है। देखिए, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का जो प्रथम संस्था है उसका परिवार होती है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा का प्राथमिक संस्था है परिवार। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है उसका पुस्तकालय होता है, द्वितीयक संस्था। ठीक है, तो छोटे बच्चों में सामाजिकरण का जो प्राथमिक संस्था है परिवार और द्वितीयक संस्था है उसका पुस्तकालय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, परिवार पुस्तकालय। ठीक है, याद रखिएगा, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था क्या है? तो परिवार, और द्वितीयक संस्था क्या है? तो पुस्तकालय है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप के समझ बना लेते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को हम स्कीमा के रूप में जानते हैं। ठीक है, स्कीमा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को हम स्कीमा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता या देते हैं? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक संस्कृति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा भाषा। ठीक है, क्या होगा? भाषा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नैतिक विकास का सिद्धांत
लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे होगा इसका राइट आंसर। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा, जीन पियाजे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? लचीला होगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, लचीला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। ठीक है, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो इसका कारण है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है आपका, फिर प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ पर अभिकथन ए दिया हुआ है। अभिकथन ए कहता है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह है आपका तर्क, यह आपका अभिकथन ए है। और इसका तर्क दिया हुआ है आर। तर्क दिया हुआ है आर। तर्क कहता है क्या? इसका अभिकथन का तर्क आर कहता है कि अधिगम तब तक प्रभावशाली है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। अब इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, तो ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी कठिनाई से जूझ रहा है तो एक शिक्षक की यह दायित्व होता है कि विद्यार्थियों को उसको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कथन तो आपका अभिकथन ये तो सही है, लेकिन इसका जो तर्क दिया गया है कि अधिगम तथा अधिक प्रभावशाली है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम अपेक्षा करता है। जब शिक्षक विद्यार्थी से सफलता की कम अपेक्षा करेगा तो क्या है? कथन आपका क्या है? यह गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर इसका गलत कथन है। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। देखिए, जेंडर जो है यह सामाजिक द्वारा निर्माण किया गया है जेंडर, जबकि लिंग जो होता है यह जैविक होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन एक होगा सामाजिक जैविक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए, ठीक है, सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ठीक है, क्या मानना चाहिए? उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, यही क्या है आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, यह क्या है आकलन का मुख्य उद्देश्य होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ठीक है, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, यह है क्या है, तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह रूढ़िबद्ध और संस्थापित धारणाएं द्वारा। ठीक है, रूढ़िबद्ध और संस्थापित धारणाएं द्वारा, है ना, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं द्वारा क्या है वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में क्या होता है, यह अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? तो देखिए पठन वैफल्य जो है, यह जो है आपका, यह आपका स्केच बनाना। ठीक है, स्केच बनाना पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल को चुनौती का कारण बनता है? तो आपका स्केच बनाना। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सहजता के साथ शामिल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो अवरोध संप्रेषण कौशल। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। यह अवरोध संप्रेषण कौशल जो है स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान की विशेषता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, अवरोध संप्रेषण कौशल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो बच्चों में प्रतिभाशीलता जो है ये आपका बोधगम्यता का उच्च स्तर से परिलक्षित होती है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, बोधगम्यता का उच्च स्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की अभिकथन ए, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ये अभिकथन ए है। इसका तर्क आर है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। अभी दोनों में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प को चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है,
क्योंकि विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ठीक है, विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ठीक है, एक बच्चे में अध्यापक के सहयोग से उसमें नए ज्ञान की क्या सृजन करने की क्या होती है? क्षमता होती है बच्चों में। तो ए और आर दोनों सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या करती है, जो कि किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? तो विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक अधिगम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए स्व आकलन हेतु अवसर देना। ठीक है, स्व आकलन हेतु अवसर देना यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्व आकलन हेतु अवसर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ अभिकथन ए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। और इसका तर्क दिया हुआ आर, योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अब दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता का स्वतः संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे और योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिक्षेप विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ये दोनों कथन आपका गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर क्या है? दोनों आपका गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? तो प्रक्रियात्मक स्थिरता। ठीक है, प्रक्रियात्मक स्थिरता यह जो है आपका समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है ए, अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को भ्रांतियों की पहचान करे और उनकी अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करे। ठीक है, ये तो कथन सही है आपका। इसका तर्क है कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। अब इस सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, ए और आर दोनों का यहाँ सही कथन है और आर एक ही सही व्याख्या करती है। ऑप्शन आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भावनाएं। तो देखिए, भावनाएं जो है तो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी। ठीक है, भावनाएं जो है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है और साथ साथ उसकी स्मृति को भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य। तो विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य जो है उनके जीवन से संबंधित हो। यदि कार्य जीवन में उनके कार्य जो है ना जीवन से संबंधित होता है तो बच्चे जो है ना सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, उनके जीवन से संबंधित हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को जो है
विषय से संबंधित ज्ञान, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह आपका सीडीपी का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव से अधिगम में क्या होता है? बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो 9 जनवरी 2023 को आपका सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच जाए जो फ्री में क्लास करके सीटेट के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। ठीक है, हम आपके लिए फ्री में ही क्लास लेकर आते हैं, और हमारा जितने भी आपका क्लास है देख लेते हैं ना, तो आप निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। ठीक है, हम वही वीडियो लेकर आते हैं, वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे भी आपको यूट्यूब पर चैनल वीडियो मिलेगी, लेकिन हमारा एक एक क्वेश्चंस एनालिसिस किया हुआ रहता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।